नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली वाले दिवाली भी नहीं फोड़ पाएंगे बम पटाखे, केजरीवाल सरकार ने फिर लगाया बैन। पाकिस्तान के मंसूबों का पर्दाफाश, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार। एम्स ने शुरू की 2 मोबाइल ऐप्स, अब घर बैठे होगा मानसिक रोगियों का इलाज। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर लौटी रौनक, दिशा निर्देशों के साथ खुली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली के आजादपुर मंडी में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वासी इस बार भी दीपावली के पावन पर्व पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पिछले 3 सालों से लगातार दिल्ली में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध है। राजधानी दिल्ली में लोगों को इस बार भी दिवाली बिना पटाखों के ही मनानी होगी, क्योंकि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस दिवाली पर भी पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार ने इस साल भी प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद पटाखों का भंडारण, बिक्री और उपयोग करना अपराध की श्रेणी में आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। अपने ट्वीट में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह ही इस बार भी पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में सीएम केजरीवाल ने व्यापारियों से पटाखों का भंडारण न करने की अपील भी की है, जिससे कि उन्हें नुकसान न हो। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिवाली में पटाखे चलाने से प्रदूषण बढ़ने का दावा सरकार की ओर से किया जाता रहा है। दिल्ली में पिछले 3 साल से पटाखों की बिक्री और चलाने पर रोक लगी हुई है और इस साल भी इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद भी राजधानी में कई इलाकों में कुछ लोग पटाखे चलाते दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई ताकि दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाया जा सके। हालांकि इस बार ये देखना होगा कि इस फैसले पर व्यापारियों का क्या रिएक्शन होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली और अन्य राज्यों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए लोग कैसे पाकिस्तान के लिए आतंक की फैक्ट्री चलाने का काम कर रहे थे और कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन लोगों को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की तरफ से संचालित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। इन संदिग्धों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 कथित आतंकियों को रात में कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के बाद सुनवाई करते हुए सभी 4 को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सीपी नीरज ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों में से जिशान और ओसामा पाकिस्तान से इसी साल अप्रैल में ट्रेनिंग लेकर भारत आए थे। आगे उन्होंने कहा कि इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन डी कंपनी से बताया जा रहा है। नीरज ठाकुर ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इस पूरे आतंकी साजिश का हैंडलर था। अलग अलग जगहों पर हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी अनीस के पास थी। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का मल्टी स्टेट ऑपरेशन था।
एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी। अनीस इब्राहिम टीम की फंडिंग कर रहा था, वहीं लाला जो गिरफ्तार हुआ है वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। इन आतंकियों का काम भारत में त्योहारों के मौके पर ब्लास्ट के लिए शहरों को चिन्हित करना था। इनकी योजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट की थी। रामलीला और नवरात्रि के प्रोग्राम टारगेट पर थे। जिन 2 पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनका सीधा संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है। वहीं इनको अंडरवर्ल्ड का समर्थन भी मिल रहा है। ISI ने पूरी प्लानिंग के साथ इनको यहाँ पर भेजा था और कई शहरों में दहशत फैलाने का बड़ा प्लान तैयार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। मानसिक रोगियों के लिए अब घर बैठे ही इलाज की सुविधा एम्स ने शुरू कर दी है। एम्स ने 2 मोबाइल ऐप तैयार किए। इन ऐप के माध्यम से न सिर्फ मानसिक रोगियों से बातचीत हो सकेगी, इसके साथ ही इन रोगियों पर नज़र भी रखी जा सकेगी। आपको दिखाते हैं ये ऐप्स कैसे काम करते हैं और कैसे ऐप मानसिक रोगियों को मॉनिटर करेगा। पूरी दुनिया जब से कोविड-19 महामारी की चपेट में आई है, चिंता, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों के मामले भी बढ़ गए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली स्थित एम्स ने पुरानी मानसिक बीमारी से पीड़ित मरीजों और उनके देखभाल करने वालों के लिए 2 मोबाइल ऐप विकसित किए हैं। ये ऐप गंभीर मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ ही उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होंगे जिन्हें बीमारी से संबंधित लक्षणों का हाल ही में पता चला है। एम्स के मनोचिकित्सक विभाग ने मरीजों की मदद के लिए सक्षम और दिशा नाम से 2 ऐप तैयार किए हैं। सक्षम ऐप गंभीर मरीजों के लिए तैयार किया गया है, जबकि दिशा नए या शुरुआती लक्षणों से परेशान मनोरोगी के लिए है। खास बात यह है कि मानसिक परेशानियों से जूझ रहे लोग अब घर बैठे ही अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे। इन दोनों ऐप के जरिए इन मरीजों का ख्याल रखा जाएगा, साथ ही इन रोगियों पर नजर भी रखी जाएगी। ये ऐप देखेगा कि मरीज समय पर दवाई ले रहा है या नहीं। साथ ही ऐप इस बात पर भी नजर रखेगा कि वो समय पर खाना खा रहा है या नहीं। एम्स मनोचिकित्सक विभाग की प्रोफेसर और डॉक्टर ममता सूद ने बताया है कि सक्षम ऐप गंभीर मरीजों के लिए है। ये ऐप मरीज के अलावा उसके रिश्तेदार के फोन में भी अपलोड करवाया जाएगा। इसमें रिमाइंडर भी
अपने आप ही फिक्स हो जाएगा, जिससे मरीज और रिश्तेदार को पता रहेगा कि मरीज को कब दवाई देनी है और उसके साथ कैसा व्यवहार और अन्य कार्य करना है, जबकि दिशा नए मरीजों के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से मरीजों को बताया जाएगा कि मनोरोग का इलाज कैसे होगा, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये ऐप अभी आम लोगों के लिए जारी नहीं किया गया है, इस पर कुछ काम चल रहा है और जल्द ही ये लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। स्कूलों के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी आज से खुल गए हैं। हालांकि सख्त गाइडलाइन के बीच कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के कॉलेजों में आज कैसी रंगत रही। दिल्ली में कोरोना केस के मामलों में राहत देखते हुए स्कूल कॉलेज को खोलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस शुरू की जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को 15 सितंबर 2021 यानी कि आज से फिर से खोल दिया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कॉलेज जाने से पहले जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलने के संबंध में प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीयू ने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए 30 अगस्त 2021 को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मंजूरी के बाद ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया था। ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन कक्षा जारी रहेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक विश्वविद्यालय को परिसर को फिर से खोलते समय कुछ एसओपी का पालन करना होगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जो छात्र कॉलेज जा रहे हैं उन्हें कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगी हो। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्स के लिए कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। विभाग छात्रों को पुस्तकालयों का दौरा करने के लिए संबंधित स्लॉट दे सकते हैं। अंतिम वर्ष के यूजी और पीजी छात्रों को 15 सितंबर से व्यवहारिक और पुस्तकालय कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 50% क्षमता के साथ कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। आपको बता दें कि राजधानी के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल क्लासेस का फिर से आयोजन 1 सितंबर 2021 से शुरू किया गया है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने 31 अगस्त को यूजी और पीजी प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी थी। पहली मेरिट सूची 1 अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आजादपुर इलाके में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली के वजीरपुर एरिया में रहने वाला ये शख्स आजादपुर मंडी में खाना खाने गया था। यहाँ वो शौचालय की दीवार से टकरा गया और दीवार में करंट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आजादपुर मंडी में मंगलवार सुबह करंट लगने से टिंकू नाम के एक युवक की मौत हो गई। युवक वजीरपुर एरिया का रहने वाला था और वजीरपुर एरिया में ही चाय की दुकान चलाता था। परिजनों की माने तो रात को टिंकू खाना खाने के लिए आजादपुर मंडी गया था। सुबह वहां से लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है वहां पर करंट है। दरअसल ए ब्लॉक के पास बने सार्वजनिक शौचालय के बाथरूम के दीवार के पास ही बिजली विभाग का बॉक्स लगा हुआ था, जिससे पूरी दीवार में करंट आया हुआ था और टिंकू को करंट लग गया, जिससे वो वहीं पर गिर गया। पूरा गाड़ी लगा के मूत्र पेशाब करने के लिए वहाँ पर जो बोर्ड सा बाथरूम खाने के बाद बोर्ड से लगा हुआ है उसमें वो कर रहे थे तो उनको करंट लग गया। तो मैं अंदर थोड़ा घुस गया, वो थोड़ा बाहर थे तो उसमें करंट लग गया। मैं 4-5 लोग थे वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तो मैंने लोगों को बोला कि भैया वहाँ तक हॉस्पिटल तक छोड़ दो, जो पैसे लगेगा मैं दूँगा। नहीं कोई छोड़ा तो आगे PCR वाले मिले सर जी, तो मैंने उनको बोला तो एक बार गया तो एक बार नहीं, दूसरी बार में आए तो बोले चल जल्दी से चल, और जल्दी से उठवाए और बोले उसको खूब रगड़। मैं रगड़ के ये जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके आया। टिंकू को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर सुबह की बात है, 6 बजे की बात है। भैया ने बोला मेरे को कि ऐसी बात हो गई है। हमने फटाफट कपड़े पर मुँह हाथ नहीं धोए, कपड़े वपड़े पहन के फटाफट यहाँ आए जगजीवन राम में, तो उसे देखा
तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसको मैंने कई बार जगाने की कोशिश की तो उसकी पता लगा, डॉक्टर साहब ने बोला कि उसकी डेथ हो चुकी है। क्या किस वजह से डेथ हुई कुछ पता लगा? कहते हैं कि खाना खाने गए थे और ऐसी जगह बोर्ड पे उनने करंट की जगह थी, वहाँ पर उनने पेशाब कर दिया। तो और काफ़ी लोगों से उस लड़के ने हाथ पैर भी जोड़े, पीसीआर को भी 2 बार 3 बार बुलाया, तब जाके वो आई पीसीआर यहाँ पर छोड़ी। काफ़ी लोग भी वहाँ खड़े थे, वीडियो बना रहे थे, मगर किसी की उसने हालत नहीं देखी। बता दें कि आजादपुर मंडी में इससे पहले आवारा पशुओं को भी करंट लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उसके बावजूद भी बिजली विभाग और मंडी प्रशासन यहां बिजली के इस तरह के लगे बॉक्स पर ध्यान नहीं देते हैं और कई जगह इस तरह के बॉक्स करंट आने की वजह से जानलेवा साबित होते हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।